हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरेंद्र पाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचर एग्जाम स्टडी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षण अधिगम, जिसका लेक्चर नंबर 2 है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र ही मिल सके। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण पहले बात करते हैं कि शिक्षण का स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण शिक्षण जो इसका स्थानांतरण होता है वो नंबर 1 है। बात करते हैं सकारात्मक स्थानांतरण। जब क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, जब पूर्व का अधिगम बाद के अधिगम में क्या होता है, सहायक होता है। जब पूर्व का अधिगम बाद के अधिगम में सहायक होता है तो उसे सकारात्मक अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों सीखते हैं संस्कृत। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। जैसे संस्कृत व्याकरण के बाद में क्या होता है, संस्कृत व्याकरण के बाद में हिंदी व्याकरण सीखना, तो ये सकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। नेक्स्ट, इसी में बात करते हैं नकारात्मक स्थानांतरण क्या होता है। इसमें नंबर 2, जब पहले अधिगम बाद के अधिगम में बाधा उत्पन्न करता है। जो पहला अधिगम होता है बाद के अधिगम में बाधा उत्पन्न करता है तो उसे नकारात्मक अधिगम कहते हैं। जैसे अंग्रेजी माध्यम से हिंदी माध्यम में जाना। बच्चा पहले जब अंग्रेजी माध्यम में सीखता है या पढ़ता है, बाद में अगर उसको हिंदी माध्यम पढ़ाई जाती है तो उसे सीखने में बाधा उत्पन्न होती है, तो इसी ही कहते हैं नकारात्मक स्थानांतरण अधिगम। नेक्स्ट, नंबर 3 बात करते हैं शून्य स्थानांतरण क्या होता है। इसमें क्या होता है, किसी प्रकार का अधिगम नहीं होता है या अधिगम नहीं हो पाता है तो इसे शून्य स्थानांतरण अधिगम कहते हैं। इसको देख लेते हैं। जब पहले का अधिगम बाद के अधिगम में कोई सहायता नहीं करता है तो उसे शून्य स्थानांतरण अधिगम कहते हैं। जैसे टाइपिंग सीखकर क्रिकेट खेलना। दोस्तों, टाइपिंग सीखकर क्रिकेट खेलने से इसका कोई संबंध नहीं होता है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि शून्य स्थानांतरण हो रहा है, अधिगम का कोई स्थानांतरण नहीं हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4 का बात करते हैं ऊर्ध्वाधर लंबवती स्थानांतरण अधिगम क्या होता है। इसमें होता है निम्न स्तर के ज्ञान को उच्च स्तर पर प्रयोग करना। जैसे सेब के गिरने से न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम देना। तो इसमें सीधे न्यूटन ने क्या हुआ था, जो सेब को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा था, तो उससे इसे ही उन्होंने न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का नियम दे दिया था कि पृथ्वी अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। नेक्स्ट, नंबर 5 बात करते हैं क्षैतिज स्थानांतरण अधिगम क्या होता है। आपस में समान ना होने पर भी एक क्षेत्र के अधिगम को दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना। जैसे बात करते हैं गणित के सूत्रों का भौतिकी में प्रयोग करना। ये किस प्रकार का अधिगम हो गया, ये क्षैतिज स्थानांतरण अधिगम हो गया। नंबर 6 बात करते हैं। नंबर 6 है पार्श्विक स्थानांतरण अधिगम क्या होता है। एक अंग में सीखा गया कौशल। जैसे दोस्तों, अगर एक हाथ से आपने लिखने की कला सीख लिया है और दूसरे अंग में उस किसी कारणवश क्या होता है, कारणवश सीखना। जैसे चोट लगने के कारण दाएं हाथ की जगह क्या दोस्तों, दाएं हाथ की जगह बाएं हाथ से लिखना। तो यहाँ पे इस तरह का जो स्थानांतरण होता है, अधिगम होता है, तो ये पार्श्विक स्थानांतरण अधिगम होता है। नंबर 7 है द्विपार्श्विक स्थानांतरण अधिगम क्या होता है। एक अंग का कौशल दूसरे अंग में भी स्थानांतरण होता है तो उसे द्विपार्श्विक स्थानांतरण अधिगम कहते हैं। जैसे दाएं हाथ से लिखने वाले को बाएं हाथ से भी लिखना आना। तो दोस्तों, ये थे अधिगम के महत्वपूर्ण स्थानांतरण के प्रकार। नेक्स्ट दोस्तों, अब बात करते हैं जो अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत कौन कौन से हैं। नंबर 1 है सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो दोस्तों, ये है नंबर 1 सामान्यीकरण का सिद्धांत। दोस्तों, इसमें क्या कहते हैं, दो विषय वस्तुओं में उभयनिष्ठ भाग का स्थानांतरण होता है। दोस्तों, कहने का मतलब इसमें ये होता है, जो कॉमन होता है उसका ही स्थानांतरण होता है। जैसे स्पेयरमैन ने प्रत्येक व्यक्ति में जी कारक जो होता है वो सामान्य होता है। यहाँ पे जैसे दिया था इन्होंने, जैसे एक ही सूत्र पर आधारित सवालों में सूत्र का स्थानांतरण होता है, तो ये सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया था इन्होंने। नेक्स्ट दोस्तों, ये है नंबर 2 है जी कारक का सिद्धांत या द्वि तत्व सिद्धांत। किसने दिया था,
ये दिया था स्पेयरमैन ने। किसने दिया था? स्पेयरमैन ने दिया था। जी कारक जन्मजात एवं सार्वभौमिक होता है, अतः इसी का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 3 है आरोपण का सिद्धांत, या इसे ऐसे कोहलर ने आरोपण का सिद्धांत कहा, और इसी को समान तत्वों का सिद्धांत किसने कहा? तो ये कहा था थॉर्नडाइक ने। जैसे इसमें दोस्तों क्या होता है, पहले एवं बाद के अधिगम में जहाँ तक क्या पाई जाती है, जहाँ तक समानता होती है वहीं तक स्थानांतरण होता है। पहले दिन क्या होता है दोस्तों, बच्चे ने ABC सीख लिया। दूसरे दिन क्या होता है, ABC तक उसने ज्ञान को सीखा, तो वो क्या हुआ, समान तत्वों का स्थानांतरण यहाँ तक हो गया। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं अधिगम के वक्र क्या होते हैं। अधिगम के वक्र, तो दोस्तों अधिगम के वक्र की अवधारणा किसने दी? पूछा जाता है कि अधिगम के वक्र की अवधारणा किसने दी? तो दोस्तों ये दी थी एबिंगहॉस ने। किसने? एबिंगहॉस ने दी थी। नेक्स्ट है अधिगम के वक्र अधिगामी के सीखने की गति को दिखाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों अधिगम वक्र के प्रकार कौन कौन से होते हैं। अधिगम वक्र के प्रकार दोस्तों यहाँ से अधिगम से एक ना एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपके यूपी टेट, सुपर टेट आदि जितने टीचर संबंधित एग्जाम होते हैं यहाँ से पूछा जाता है। दोस्तों पहला है सीखने सरल वक्र। सरल वक्र दोस्तों क्या होता है, ये देखने में तो कहने का मतलब सरल है, लेकिन ये असंभव वक्र है। ये क्या होता है, जिसमें सीखने की गति कैसी होती है, जिसमें सीखने की गति एक समान होती है, उसे सरल वक्र कहते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, मनुष्य के लिए सीखने के लिए ये असंभव होती है, ये असंभव है। तो दोस्तों ये सीखने की गति और ये अभ्यास का नियम दिखाया गया है। नेक्स्ट दोस्तों इसमें है नतोदर या धनात्मक बढ़ता निस्संदन वक्र। नंबर 2 है इसमें क्या होता है, शुरू में सीखने की गति कैसी होती है, धीमी होती है तथा बाद में तेज होती जाती है। ये बाद में इसमें तेज होती जाती है, जिसको दोस्तों ऐसे दिखाया गया है कि पहले सीखने की गति होती है वो धीमी होती है, बाद में तेज होती जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा वक्र है जिसमें सीखने की गति शुरू में धीमी होती है, बाद में तेज हो जाती है, किस प्रकार का वक्र कहलाता है? तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं, इसे धनात्मक या बढ़ता या निष्पादन वक्र भी कहा जाता है। नंबर 3 दोस्तों बात करते हैं उन्नतोदर या ऋणात्मक घटता निष्पादन वक्र। इसमें क्या होता है, इसमें सीखने की गति शुरू में तेज होती है, बाद में धीमी हो जाती है। नंबर 4 बात करते हैं दोस्तों मिश्रित या सर्पिलाकार वक्र। इसमें क्या होता है, अधिगम की असमान गति होती है। अधिगम कभी घटता है तो कभी बढ़ता है, इसमें अधिगम की गति समान नहीं रहती है। नेक्स्ट है दोस्तों अधिगम का पठार किसे कहते हैं। अधिगम में क्या होता है दोस्तों, अधिगम सीखते सीखते कभी जिस जगह पे सीखने की प्रक्रिया शून्य हो जाती है उसे अधिगम का पठार कहते हैं, या अधिगम का पठार अधिगम की अवरुद्ध गति को दिखाता है। नेक्स्ट दोस्तों अब क्या होता है, अधिगम जो पठार बनने के क्या क्या कारण हैं। इसमें क्या होता है, नींद, थकावट, बाधा, दुर्घटना, बीमारी, रुचि, प्रेरणा, इन सभी का क्या होता है दोस्तों, इनका हमारे सीखने में, जैसे किसी विद्यार्थी को नींद ज़्यादा आ रही है तो हमारे उसके क्या होगा, शिक्षण प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होगी, थकावट होगी, तब भी वो सही से अधिगम नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों दुर्घटना हो जाती है, इसी कारणवश वो भी अधिगम नहीं कर पाएगा। बीमारी है, किसी प्रकार का शरीर स्वस्थ नहीं तो भी उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये अधिगम पठार बनने के प्रमुख कारण होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पठार की विशेषताएं क्या होती हैं। बात करते हैं इसकी विशेषताएं निम्न होती हैं। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। दोस्तों ये कैसी प्रक्रिया है, यह एक सामान्य प्रक्रिया है। यह वक्र पर बनता है, यह हमेशा नहीं बना रहता है। सबसे महत्वपूर्ण है, जो अधिगम का वक्र होता है ये हमेशा नहीं बना रहता है। नंबर 4 है पठार रुकावट अवरोध प्रकट करता है, ना कि समाप्ति। पठार को और अपराध या गलती नहीं है। तो दोस्तों क्या होता है, ये हमेशा स्थायी नहीं रहता है। नेक्स्ट है अधिगम दूर करने के क्या उपाय हैं। अधिगम दूर करने के क्या उपाय हैं। नंबर 1 क्या है, पाठ की पुनरावृत्ति। पढ़ा हुआ जो हमें पढ़ने के लिए जो याद नहीं हो रहा है उसको बार बार पढ़ें, उसको बार बार समझें, बार बार। तो दोस्तों ये क्या होगी, पाठ की पुनरावृत्ति करने से अधिगम की जो पठार बनने की समस्या दूर होगी। रुचि जागृत करना,
नंबर 3 है शिक्षण विधि बदलना, और नंबर 4 है पर्याप्त आराम करना, नंबर 5 है प्रेरित करना, नंबर 6 है स्वास्थ्य लाभ और मनोरंजन। तो दोस्तों ये अधिगम पठार को दूर करने के महत्वपूर्ण उपाय हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से हैं। नंबर 1 है दोस्तों डेविस आशवेल ने सार्थक अधिगम का सिद्धांत दिया है। इसमें क्या होता है, इन्होंने वास्तविक जीवन से परिचय कराया है। नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 2 अधिगम के प्रकार होते हैं रटंत, सार्थक, अभिग्रहण और अन्वेषण। अन्वेषण क्या होता है, सबसे अच्छा अधिगम होता है। और इसके बाद में अभिग्रहण का ये मतलब होता है कि वो हूबहू वैसे याद करना, और सार्थक का मतलब होता है समझकर याद करना। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसमें शिक्षण का अग्रिम संगठनात्मक शिक्षण का अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान ये किसने दिया था, ये गुथरी का अधिगम सिद्धांत है। इसमें क्या होता है, समीपता का सिद्धांत एकमात्र मनोवैज्ञानिक जिन्होंने पुरस्कार को कोई महत्व नहीं दिया, ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये नहीं दिया था किसने, गुथरी ने। गुथरी ने कोई इसका महत्व नहीं दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में टॉलमैन का अधिगम का सिद्धांत क्या होता है, चिन्ह अधिगम सिद्धांत। इसमें क्या होता है, बालक चिन्ह देखकर ही सीखता है। जैसे प्राइमरी में आपने देखा होगा आ से क्या पढ़ाया जाता है, हम लोगों को आ से आम पढ़ाया जाता है, तो आम का चित्र भी बना होता है, तो ये क्या है, ये चिन्ह अधिगम का सिद्धांत है। नेक्स्ट है शिक्षण की अवस्थाएं। शिक्षण की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, तो ये होती हैं शिक्षण पूर्ण अवस्था, जिसमें नंबर 2 है अंतःक्रियात्मक अवस्था, शिक्षण के बीच में क्रियाकलाप करने की अवस्था। नंबर 3 है उत्तर अंतःक्रियात्मक अवस्था। ये शिक्षण की 3 प्रमुख अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट है एबिंगहॉस का अधिगम का सिद्धांत क्या कहलाता है, इन्हें अधिगम मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अधिगम मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है शिक्षण सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किसने किया था, तो ये किया था एबिंगहॉस ने। नेक्स्ट है अधिगम वक्र एवं पठार की अवधारणा किसने दी, इन्होंने दी थी। और नेक्स्ट है विस्मृति का अनुप्रयोग का सिद्धांत इन्हीं ने एबिंगहॉस ने दिया था। नेक्स्ट है कोहलर का अधिगम सिद्धांत। तो दोस्तों कोहलर ने अपना प्रयोग किसके ऊपर किया था, सुल्तान के ऊपर किया था। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, अभयवाद, संपूर्णवाद, समग्रवाद के प्रमुख विचारक। तो दोस्तों पूछा जाता है समग्रवाद के प्रमुख विचारक कौन है, तो ये हैं कोहलर। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्ण आकृति। तो दोस्तों अगर पूछा जाए कि संपूर्णवाद या इनके जनक कौन है, समग्रवाद के प्रमुख जनक कौन थे, तो जनक थे मैक्स वर्दिमर। कौन थे, मैक्स वर्दिमर थे। दोस्तों सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, अधिगम स्थानांतरण आरोपण का सिद्धांत, यह प्रयोग टेनरिक द्वीप के कैनरी शहर में हुआ था। तो दोस्तों इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं द मेटलिटी ऑफ एप्स, द टास्क ऑफ गेस्टाल्ट। इनकी 2 प्रमुख पुस्तकें हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक